दादाजी, रिमझिम की वजह से जितनी तकलीफें हमने उठाई हैं उससे कहीं ज्यादा दुख आपने सहे हैं। और इतनी कठिन परिस्थितियों में भी आपने मंत्रा और महान को संभाला। ये सोचकर हमारे मन में आपके लिए और भी इज्जत बढ़ गई है। लेकिन रिमझिम को उसकी गलतियों का एहसास कैसे दिलाना है, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। बेटे, तुम लोगों के जज्बात मैं अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन देखो, जो तुम सोच रहे हो वो इतना आसान नहीं। मैं मानता हूं कि तुम्हें मैं इस रास्ते पर लेकर के गया, लेकिन बेटे, इस रास्ते में बहुत सी रुकावटें आने लगी। जैसे कि रिमझिम को तोड़ने से पहले उस घर के लोगों के मन में उसके प्रति बैठा हुआ विश्वास तोड़ना पड़ेगा। विश्वास टूटेगा, रिमझिम टूटेगी। और बेटा, सबसे बड़ी बात है तुम्हारे पिताजी, वो हमेशा उसे डिफेंड करते रहते। सबसे पहले हमें अविनाश का भ्रम तोड़ना पड़ेगा। रिमझिम का असली चेहरा अविनाश के सामने लाना पड़ेगा। ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए दादाजी। उस अविनाश का विश्वास कैसे जीतना है वो मुझे अच्छे से आता है। और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। But mummy says she loves me more. अच्छी है ना? आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, वही जाओगी जहां मैं भेजूंगा। काश तुमने एक बाप के दिल को जाना होता, उसके दिल के जज्बातों को पहचाना होता, तो आज तुम मुझसे इतनी दूर ना होती। तुम्हारे जाने के बाद ऐसा लगता है कि जिंदगी की सारी खुशियां चली गई हो। मेघा की याद आ रही है? बस यूं ही। हम जानते हैं ऐसा कोई पल नहीं गुजरा जब आपने मेघा को याद ना किया। कितना भी छुपाना चाहे कि आंखें सब कुछ बता देती। रिमझिम, याद उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं। तुमने सच कहा, मेघा की याद हर पल मुझे आती है। अविनाश, ना जाने क्यों हमारा मन अब भी नहीं मानता कि मेघा हमारे बीच नहीं। हमेशा ऐसा लगता है कि वो हमारे आसपास है। ऐसा क्यों लगता है अविनाश? हमें ऐसा क्यों लगता है? इसी को माँ का प्यार कहते हैं रिमझिम। काश जो कुछ भी तुमने कहा वो सच होता। यशोदा, इसे समझाओ। मैं इसे जाने से इसलिए नहीं रोक रहा हूं क्योंकि यह मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूं। मैं इसे इसलिए रोकना चाहता हूं क्योंकि हमारी कंपनी इस वक्त क्राइसिस से गुजर रही है। पिछले कई हफ्तों से हमें लगातार नुकसान होते चले जा रहा है, और यही सिलसिला अगर थोड़े दिन और बरकरार रहा ना, तो यह कंपनी बंद करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा। ओम, ये सही कह रहे हैं। पिछले कई दिनों से तुम टेंशन में थे, इसलिए हमने तुमसे ये बात छुपा कर रखी थी।
लेकिन ये सच है कि इस वक्त हमारी कंपनी बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। काफी सारे एम्प्लॉयज कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। हमें प्लीज गलत मत समझो। बस यशोदा, बस। कोई जरूरत नहीं इसे और कुछ भी समझाने की। इसने तो बस ठान ली ये घर छोड़कर जाना चाहता है, बस। कंपनी का नुकसान होता है तो हो, कंपनी बर्बाद होती है तो हो, इसकी भला से। इसे तो बस अपने आत्मसम्मान की पड़ी है, परिवार के सम्मान की तो इसे कोई फिक्र ही नहीं है। राकेश, ठीक कह रहा हूं मैं यशोदा, वरना ये चाहता क्या है? क्या ये चाहता है कि मैं इसके हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं, इससे भीख मांगूं कि प्लीज ये कंपनी संभाल लो? बस पापा, मुझे अपनी नजरों में इतना ना गिराए कि मैं उठ ही ना सकूं। मैं जानता हूं मैं थोड़ा जिद्दी हूं, हो सकता है कि मुझ में थोड़ा बचपना भी हो, लेकिन इस घर के दिए हुए संस्कार आज भी मुझ में बाकी है। मैं इस वक्त कहीं नहीं जाऊंगा। बल्कि जितना हो सकता है आपकी हेल्प करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। थैंक यू। ईशा, बेटा, अरे जी आप मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ ईशा। अगर एक औरत के लिए मां बनना सबसे बड़ा सुख है, जो अपने बच्चे को खो, सबसे बड़ा दुख। जानती हूँ तेरी पीड़ा, जानती हूँ तेरा दुख, लेकिन बेटा आज नहीं कल तो तुझे एक्सेप्ट करना ही होगा कि जो कुछ तूने खोया है वो तुझे वापस नहीं मिल सकता। ईशा, अपनी मम्मी की एक बात मानोगी? घर के लोगों से मिलना शुरू कर दे, घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दे, फिर देख धीरे धीरे तो अपना सारा दुख भूल जाएगी। प्लीज बेटा, अपने आप पर इतना बड़ा अन्याय मत कर। अन्याय तो किस्मत ने मेरे साथ किया है, पर अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है? जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी। मैं अब और नहीं जीना चाहती। ईशा, भाभी, मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान हैं। आप कंपनी के घाटे के बारे में सोच रही हैं ना? हाँ, वो तो चिंता करने वाली बात तो है ही, लेकिन दरअसल एक और डर है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं तान्या के बारे में सोच रही हूँ। मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में। दरअसल जब से ईशा के साथ ये हादसा हुआ है, मेरे दिल में डर सा बैठ गया है। मुझे बार बार उस एक्सीडेंट की याद आती है, ईशा की चीख कानों में गूंजती है। यहाँ ईशा ने अपना बच्चा खोया और अब तुम यहाँ प्रेग्नेंट हो। डर सा लगने लग गया है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ ना। लेकिन नानी, वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुम जो भी कहो, मेरे दिल में एक वहम सा बैठ गया है। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। क्या मतलब? मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डिलीवरी होने तक तान्या को वो अपने माँ के घर चली जाए।
ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। ईशा, ईशा प्लीज, कब तक कल में जीते रहो? जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था ईशा, वो तो होना ही था। ईशा प्लीज, तुम, कई चीजें होती है जिन पर हमारा बस नहीं चलता। यही समझ लो कि ये गोपाल जी की मर्जी थी, उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं होता ना। इस तरह हिम्मत मत हारो ईशा, तुम्हें देखकर कहीं हम अपनी हिम्मत ना खो बैठे। आंटी, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। बोलो। एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बात यह है कि उस दिन जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो ईशा, अरे कोयल, आज तुम्हारे जॉब का पहला दिन था ना, कैसा रहा? अच्छा, काफ़ी अच्छा। एक्चुअली बहुत सी सोशल सर्विसेज करती है ये एनजीओ, काफ़ी स्कोप है यहाँ सीखने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोयल बहुत देर हो चुकी है, इतनी देर मत लगाया करो, सबको चिंता हो जाती। जी, आगे से कोशिश करूँगी वक्त पर घर आ जाओ। तुम ईशा से बैठकर बात करो, हम बाबूजी को दवाई देकर आते हैं, ठीक है? हम वापस आएंगे, फिर बैठकर बात करते हैं। ईशा मेरे बारे में सोच रही थी ना? ईशा, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें धक्का दिया था? क्या मेरी वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था? अगर आप कुछ ऐसा सोच रही हैं तो इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए। दिल में ऐसे वहम पालकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ईशा, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें धक्का दिया था? क्या मेरी वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था? दिल में ऐसे वहम पालकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बेवकूफों जैसी बातें मत करो विक्की। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ईशा के बच्चे का मिसकैरेज तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। नहीं नानी, मंशा तो मेरी यही थी ना। हर पल हर वक्त यही सोचता रहता था कि किसी भी तरह कैसे भी ये अबॉर्शन हो जाए। नानी, शायद मेरी बद्दुआओं की वजह से ऐसा हुआ है। ईशा के एक एक आंसू की वजह सिर्फ मैं हूं। विक्की बेटा, मैं जानती हूं तुम ईशा को बहुत प्यार करती हो, लेकिन इस तरह अपने आप को सजा देने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों नहीं तो ईशा के पास जाते, उसे अपना प्यार का इजहार करो। वो तुम्हारे प्यार की सच्चाई को जानेगी और मैं जानती हूँ तुम्हें माफ भी कर देगी बेटा। वो भले ही मुझे माफ कर देना नहीं, लेकिन मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बस सारी जिंदगी पछतावे की आग में यूं चलूंगा। विक्की, मुझे लगता है तुम्हारा मूड अभी ठीक नहीं है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारे केस की फाइल बंद हो चुकी है।
हेलो, कोयल, मंत्रा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। ठीक वक्त पे फ़ोन किया ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक वक्त पर फ़ोन किया। रिमझिम जी से बात करनी है? हाँ, 1 सेकंड देती हूँ, होल्ड कीजिए। आंटी, आपके लिए फ़ोन है। किसका है? हेलो। हेलो, रिमझिम जी। जी हम बोल रहे हैं। देखिए, मेरा नाम मंत्रा है, मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या आप मुझसे मिलने आ सकती हैं? माफ़ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं या कहीं मिले हैं? नहीं, आप मुझे पहचानती नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे एक बार देखेंगी तो पहचान जाएंगी। क्या प्लीज़ आप मुझसे मिलने आ सकती हैं? प्लीज़। क्या बात है, आप बहुत घबराई हुई लग रही हैं। देखिए, अगर आपको हमसे मिलना है तो आप हमारे घर आ जाइए। देखिए, मैं आपके घर नहीं आ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए, ये किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर आज आप मुझसे मिलने नहीं आई तो किसी निर्दोष बेगुनाह की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से रिलेटेड है, और अगर उसे कुछ हो गया तो सबसे ज़्यादा अफसोस आपको होगा। अगर ये सब सुनने के बाद भी आप मुझसे मिलना नहीं चाहती तो ठीक है, मैं आपको कभी फ़ोन नहीं करूँगी, कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं फ़ोन रख रही हूँ। सुनिए, हमारी बात सुनिए, फ़ोन मत रखिए। कहाँ मिलना है? अच्छा, हेलो। मंत्रा जी, थैंक गॉड आप आ गए, वरना अनर्थ हो जाता। आप मेरे भाई को बचा लीजिए, प्लीज प्लीज हेल्प हिम। देखिए, हम आपको जानते नहीं और हम आपको कैसे बचा सकते हैं? मैं मानती हूँ आप भले मुझे ना पहचाने, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा।